मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। याद रहे कि ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है और अगर आपको मुझसे या मेरे मेहमान से कोई सवाल करना है तो जो टेलीविज़न स्क्रीन पे वाइब टेलीविज़न का नंबर आ रहा है इस पे आप फ़ोन करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि एक नया दिलचस्प मौजू और एक नए माहिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। आज का मौजू मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी दिलचस्पी का बायस होगा और मौजू हमारा है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट का अक्सर आप इश्तहार भी देखते होंगे कि लोग जिनको बालों की कमी है या जवानी में या उम्र के साथ चाहते हैं कि ज़रा सर पे घने बाल आ जाएं तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट जो लोग करते हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स या कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं। तो इसीलिए आज मैंने कराची के एक मुमताज़ व मायनाज प्लास्टिक सर्जन को दावत दी है आपसे बात करने के लिए। इनका मैं आपसे तारुफ कराता हूँ, डॉक्टर शहाब अफजल बेग। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे आने के लिए। डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जन हैं, बरतानिया में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है और आजकल कराची में एक बड़े निजी अस्पताल से वाबस्ता है। और डॉक्टर साहब सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के माहिर नहीं हैं बल्कि और जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, किसी को कमर से पेट से चर्बी निकलवानी है, किसी ने अपनी शक्ल बदलवानी है, नाक सीधी करवानी है, कान की शक्ल बदलवानी है, चेहरा बदलवाना है, तो ये सारी कॉस्मेटिक सर्जरी डॉक्टर साहब करते हैं। और अगर आपको इस किस्म का कोई भी सवाल हो इन चीज़ों से तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर वो सवाल करें और हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ मैं हेयर ट्रांसप्लांट से कि ये बहुत एक आम सी चीज़ होती चली जा रही है। अक्सर लोग ऐसे हैं कि पहले तो ये होता था वो गंजापन ढकने के लिए विग्स वगैरह पहना करते थे और मसनूई बाल वगैरह होते थे। अब तो ये हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। अक्सर होता है कि आप किसी को देखें और लगता है कि शक्ल जानी पहचानी है लेकिन प्लेस नहीं कर पा रहे हैं और पता लगा कि ये तो फलां है, लेकिन चूंकि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है तो शक्ल ही बदल गई है। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट चीज़ क्या है, कैसे होती है और अगर कोई कराना चाहे तो उसको क्या करना होगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का और मौका देने का कि मैं अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकूं। और जो आपका सवाल है वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके अंदर सिंपली ये किया जाता है कि जो सर के पीछे के हिस्से के बाल होते हैं उनको लेकर और सामने के हिस्से की तरफ लगा दिया जाता है जहाँ पे कि उनकी ज़रूरत होती है या जिससे शक्ल की हैयत चेंज हो जाती है। पीछे से बाल इसलिए लेते हैं क्योंकि जो सर के पिछले हिस्से और साइड्स पे जो बाल होते हैं उन बालों की नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है जो टॉप ऑफ द हेड के जो बाल होते हैं, इस तरह से कि उनकी जो बेस है वो बेस पर कुछ हार्मोनल इफेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि जो मेल हार्मोन है वो बालों की जड़ पे जो है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से वो कन्वर्ट होके ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि बाल गिर जाते हैं। ये एंजाइम जो है ये पीछे और साइड्स के बालों में मौजूद नहीं होता। इसीलिए आपकी और मेरी भी मुशाहिदा है कि 80 साल के लोगों के भी ये बाल पीछे के सर के और जो साइड्स के बाल हैं वो मौजूद रहते हैं। इसी पर बेस करते हुए किसी ने ये तरीक़ा इख्तियार किया कि अगर सर के पीछे के बाल सामने की तरफ लगा दिए जाएं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। फॉर्चुनेटली उनकी नेचर वही रहती है और वो फिर भी मेल हार्मोन से इनफेक्टिव रहते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा कायम रहते हैं। यानी अगर 20 साल का लड़का हेयर ट्रांसप्लांट कराता है तो ट्रांसप्लांटेड बाल उसके साथ उसकी 80 साल की उम्र तक भी रहेंगे। दैट्स व्हाट मेक दिस प्रोसीजर सक्सेसफुल। अब इसके अंदर ये है कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि बालों का घनापन वो नहीं हो सकता जो कि कुदरती घनापन होता है, लेकिन कम घने के होने के बावजूद भी शक्ल ज़रूर चेंज हो जाती है और बहुत अच्छा एक इफेक्ट आ जाता है। डॉक्टर साहब हमारे तो बहुत सारे लीडरों की शक्लें चेंज हो गई हैं बाल लगा के और मतलब एक्टरों की शक्लें चेंज हो गई हैं। तो मतलब नाजरीन के लिए आसानी के लिए कि मतलब लुबे लुबाब ये है कि सर के पीछे के और साइड के जो बाल होते हैं ये मुस्तकिल किस्म के बाल होते हैं, कभी नहीं गिरते हैं, कभी नहीं, क्योंकि ये हार्मोनात के असरात से मुस्तस्ना है। और कुछ बाकी जो बाल होते हैं सामने के, ये ऊपर के,
वो उम्र के साथ या हार्मोन के असरात के साथ गिर सकते हैं। तो अगर ये मुस्तकिल किस्म वाले जो बाल हैं ये पीछे से और साइड से लेके सामने लगा दें तो ये फिर हमेशा कायम रहेंगे। ये हमेशा कायम। अच्छा, और इसमें कोई उसके तरीक़ाकार पे आता हूँ, लेकिन आपने कहा कि इतने घने नहीं होते, वो क्योंकि इसकी मिकदार पे कोई मतलब बंदिश है? जी हाँ, मिकदार पे टेक्निकल लिमिटेशन ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कुदरती बाल जो हैं वो तकरीबन 100 के करीब होते हैं। ठीक है। लेकिन ये बाल जब गिरते और कम होने शुरू होते हैं तो तकरीबन 50 बाल पर सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि हाँ बाल कम हो रहे हैं। उससे पहले महसूस नहीं होता, यानी नज़र भी नहीं आता और महसूस भी नहीं होता। तो दूसरे इसलिए अगर बाल कम भी लगते हैं तो भी इतना फ़र्क पता नहीं चलता। लिमिटेशन ये है कि जब बाल लगाए जाते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा पंक्चर करना पड़ता है, और वो पंक्चर जो है उसके बीच में इतनी नॉर्मल स्किन छोड़नी पड़ती है कि बालों की नरिशमेंट हो जाए। अगर वो उतनी बारीक स्ट्रिप भी ना छोड़ी जाए, एक यानी लेस देन 1 मिलीमीटर हिस्सा भी ना छोड़ा जाए, तो वो जड़ों की नरिशमेंट नहीं होगी जो ट्रांसप्लांट किए गए हैं, तो वो यानी कि वो बच नहीं पाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, और तकरीबन 30-35 जो हैं वो जड़ें पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो हैं वो लगाई जाती हैं। तो मतलब जैसे जितने मतलब एक बिल्कुल जवानी में जो जितने घने बाल होते हैं तो तकरीबन उसके 40-50% घने बाल आ सकते हैं। जी हाँ, इसकी ख़ास बात यह है कि घनापन 2 के उतना नहीं होता, लेकिन इंसान की शक्ल फिर कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। और जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए कि बाल मुस्तकिल हैं, तो बाल मुस्तकिल हैं और कभी भी शक्ल चेंज वही रहेगा। अच्छा, अब आपने कहा कि मतलब इसके लगाने की जो टेक्निक होती है कि एक छोटा सा पंक्चर करके सुराख करते हैं और उसमें बाल लगाते हैं, तो क्या एक एक बाल निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं या बाल की पूरी एक पट्टी निकाल लेते हैं और फिर पट्टी में से बाल निकालते हैं? क्या इसका तरीक़ाकार होता है? जी हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब से पहले जो है वो पट्टी ही निकाल के लगाया जाता था, जो कि थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर एक तरह का होता था, कि जिसके अंदर सुन करके और पीछे से एक डिपेंड करता है कि कितनी इलास्टिसिटी स्किन की है, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक की एक पट्टी निकाल करके और दोनों साइड्स को आपस में टांकों से जोड़ दिया जाता था। खाल की एक पट्टी निकालते थे, और वो टांके जो हैं वो 10-12 दिन के बाद खुलते थे, लेकिन एक निशान परमानेंट रह जाता था, और थोड़ा सा स्कैल्प टाइट भी फील होता था, थोड़ी डिस्कम्फर्ट भी होती थी, और बहरहाल एक सर्जिकल प्रोसीजर था। लेकिन अब इसमें काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है। अब जो है वो इस किस्म की मशीन और इक्विपमेंट आ गया है कि आपको जो है वो स्ट्रिप निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक एक जड़ आप मशीन से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर 35-40 बाल होंगे, तो अगर पूरा सर किसी का ढकना है तो मतलब एक एक बाल निकालना ये तो एक बड़ी तवील किस्म की प्रोसेस, बहुत लंबा ऑपरेशन होता होगा, ये लंबी कार्रवाई है। जी हाँ, लंबी कार्रवाई है, लेकिन उसमें बाल निकालने में जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो बाल निकालने की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है, यानी तकरीबन 500-600 रूट्स 1 घंटे में बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो अगर किसी का जो है वो 2000 रूट्स का या 3000 रूट्स का सेशन करना है तो वो 6-7 घंटे में उसी टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि स्ट्रिप की सर्जरी। एक आम हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मतलब कितने रूट्स आप कितने बाल निकालते हैं और निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं? स्ट्रिप वाले में एवरेज जो बनता है वो 2000 रूट से लेकर के तकरीबन 2500-2600 रूट्स बनता है। जो फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, जो एक बाल अलग से निकालने वाली टेक्निक है, बाल अलग निकालते हैं, इसके अंदर चूंकि दर्द, तकलीफ और सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है कोई भी, तो आप जो है जितने चाहे वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप जो है हर 2 घंटे पर 1200-1500 निकालें, उनको लगाएं ताकि उनका आउटसाइड बॉडी जो है वो पीरियड कम हो जाए, जो कि इसकी एक और बहुत बड़ी खसूसियत है कि डाउन टाइम फ्रॉम द हेयर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंड गोइंग बैक इनटू द साइड्स वेयर इट नीड्स टू गो, वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट बहुत बेहतर हो जाता है फॉलिकल्स का। तो अब आपने 1200 निकाले, 1400 निकाले 1-2 घंटे में, वो आपने अंदर इंसर्ट कराए, फिर उसके बाद आपने 1200 और निकाले, और फिर या नेक्स्ट डे या उसी दिन आपने 1200 और निकाले। सो यू कैन गो अप टू एनी लिमिट्स। तो डॉक्टर साहब, मुझे तो सोच के मतलब एक अजीब सी कैफियत हो रही है कि 1200 बाल एक एक करके 1200 बाल निकाले और फिर एक एक पंक्चर करके 1200 बाल वापस लगाएं,
तो मतलब लेकिन ये चूंकि आपको पता है कि स्कैल्प की मेन जो नर्व सप्लाई है वो दो मेन रगों से होती है, तो अगर उनको ब्लॉक कर दिया जाए तो इसके बाद तकलीफ कोई नहीं होती। और इस प्रोसीजर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जिनका भी ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, या वो टीवी देख रहे होते हैं, या किताब पढ़ रहे होते हैं, या फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, और जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रोसीजर होने वाला हेयर ट्रांसप्लांट है, और फिर लाइपोसक्शन या कुछ और इसकी कॉस्ट क्या आती है डॉक्टर साहब? मतलब ये एक रईस तबके के लिए महदूद प्रोसीजर है, एक आम गरीब आदमी भी करा सकता है अगर उसको शौक हो? नहीं, जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कराया है, दे हैव बीन वेरी एलीट, सम ऑफ देम, एंड सम ऑफ देम हैव बीन ड्राइवर्स एंड वर्कर्स। डॉक्टर साहब एक कॉलर है लाइन पे, इनका सवाल लेते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? मैं मोहम्मद दाऊद अटक से रिंग कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। मेरी उम्र 27 ईयर्स है। जी जी। तो मेरे बाल अभी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, कभी तेज हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। जी जी। लेकिन मुकम्मल अभी तक नहीं गिरे, क्योंकि हल्का हल्का गंजानुमा गैर हो रहा है। ठीक। तो मैं हकीमी दवाई की यूज कर रहा हूँ, लेकिन कोई ज्यादा नहीं आ रही, सही मुझे नहीं मिल रही। तो कोई हकीम साहब कहते हैं रेशे की वजह से बाल गिर रहे हैं, या क्या, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, डॉक्टर साहब से मशवरा करते हैं कि क्या आपको मशवरा देंगे। इसमें यह है कि बाल अगर नॉर्मल, अदरवाइज आपकी सेहत ठीक है और कोई और सेहत के मसाइल नहीं है, तो बाल बहरहाल नॉर्मली जो गिरते हैं वो मेल हार्मोन की वजह से गिरते हैं, और अब तक ऐसा कोई हतमी इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है जिससे कि बाल गिरने दवाइयों से रुक जाएं या निकलने शुरू हो जाएं। हाँ, कुछ दवाइयाँ ज़रूर हैं कि जिनसे बाल गिरने की रफ्तार कुछ कम हो जाती है। लेकिन एक मैसेज मैं आपको और बाकी सब लोगों को भी देना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो कि लोग बाल गिरने से रोकने के लिए बेचते हैं या मार्केट में आपको नज़र आती हैं, इश्तिहार नज़र आते हैं, उन पे अपना पैसा और वक्त मत ज़ाया करें, क्योंकि अगर कोई ऐसी दवाई वाकई दरियाफ्त हो गई तो उसका सबको मालूम होगा, और वो कंपनी को किसी इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि लोग खुद ही हर तरफ से आके वो दवाइयाँ लेंगे। तो ऑथेंटिक दवाइयाँ जो हैं वो दो हैं, जो कि कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट आपको बता देगा, जिसके पीछे ट्रायल्स भी हैं, जिसका कि इस्तेमाल होते हुए 10 से 15 साल का अरसा भी गुजर चुका है, और उसके नताइज सब में नहीं होते, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो भी उसके नताइज हैं वो आपको आपके प्लास्टिक सर्जन या स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपको बता देंगे। तो बुनियादी तौर पे हमारे जो कॉलर हैं इनको रुजू करना चाहिए अपने मुआलिज से जी। और अब जैसे आपने कहा कि दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, एक दो दवाइयाँ हैं जिनका कुछ हल्का सा असर होता है, वो भी कुछ लोगों पे होता है, कुछ पे नहीं होता है। बुनियादी तौर पे अगर वाकई मतलब बाल इतने कम हो गए हैं कि ये फिक्रमंद हो रहे हैं उसके, तो इसका इलाज सही मानों में है ट्रांसप्लांट ही है। डॉक्टर साहब यहाँ पे बेसिक वेज हमारे मुल्क में 6-7 हज़ार है, तो मतलब अगर बुरा ना माने तो कितने महीने की तनख्वाह में एक आदमी हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा? ये बेसिक वेज तो बहुत कम है, आपने सही कहा, लेकिन ये भी मैं और आप जानते हैं कि एक सिंपल भी कोई प्रोसीजर अगर हमने करवाना हो, हेयर ट्रांसप्लांट को आप छोड़ दीजिए, जैसे किसी को हर्निया हो गया है, या किसी का जो है वो आंत फंस गई है, या किसी को जो है कार्डियक बाईपास कराना है, ज़िंदगी बचाने के जो प्रोसीजर हैं, वो भी एक आम आदमी उसकी कॉस्ट नहीं उठा सकता है प्राइवेटली, और अगर सरकारी अस्पतालों में भी कराएं तो किसी ना किसी तरीके से उसकी कॉस्ट आ ही जाती है। बट ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये बीमारी के इलाज के लिए नहीं है, ये जान बचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी खूबसूरती में या अपनी कॉन्फिडेंस में या अपने सेल्फ इमेज में या शक्ल में बेहतरी के लिए इंसान करा रहा है। तो हो सकता है कि मतलब उसकी इतनी कीमत वो देने को तैयार ना हो जितना एक ऐसे इलाज के लिए देने के लिए तैयार हो जो जिससे उसकी जान महफूज रहे। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन आप को शायद हैरत होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर भी इसकी कीमत देने को तैयार हैं, जो कि मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन वो इतनी ज़रूर है कि वो एक आम आदमी की रीच में है। डॉक्टर साहब एक कॉलर ऑल है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उनसे कॉल ले लेते हैं। हेलो, अच्छा नहीं, आई थिंक ड्रॉप हो गई। जी बोलिए, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि एक आम आदमी की रीच में ज़रूर है, क्योंकि जितना आप समझें उससे ज़्यादा लोग अपनी आपका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, और ये बात तय है कि अगर बाल
कम हो तो आप जो है वो जितने अच्छे भी कपड़े पहने, लोग कमेंट जो है वो बालों की तरफ ही करेंगे। तो लेकिन इस तरह से एक ज़माने में अब कुछ मतलब आजकल मैं टेलीविज़न पे जो देखता हूँ, मतलब जो हमारा जवान तबका है इसमें कम बालों के ही रुझान है आजकल। एक ज़माने में हम जवान होते थे लंबे बालों का फैशन होता था, अब तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब बाल ना होने का फैशन है, ये बड़े कम बालों का फैशन है। फैशन तो बहरहाल आते जाते रहते हैं, लेकिन बाल लगवाने का जो अपवर्ड ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से अपवर्ड ही जा रहा है। और चूंकि इसके रियल टर्म्स में बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए एक दूसरे से सुन करके ये प्रोसीजर जो है वो पॉपुलर से पॉपुलर होता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब को इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो कॉलर शायद वापस आ गए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप रिंग कर रही हैं और अपना नाम भी बताइए। सलाम, मैं मिसेस तारिक बोल रही हूँ, कराची डिफेंस डीएचए से। जी मिसेस तारिक, क्या सवाल है? पूछना था डॉक्टर साहब से कि अगर बाल सफेद हैं तो सफेद ही लगेंगे या वो उनका कुछ ये भी हो सकता है कि डाई करने की जरूरत ना पड़े? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सवाल का, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बाल डाई करने की ज़रूरत ना पड़े या बालों का रंग चेंज हो जाए, बल्कि जो बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं वो अगर काले ट्रांसप्लांट किए गए हैं तो वो काले ही रहेंगे और वाइट किए गए हैं तो वाइट रहेंगे। लेकिन ट्रांसप्लांटेड हेयर विद टाइम वाइट हो जाएगा, उसका कलर चेंज में नहीं रुकेगा? ट्रांसप्लांट कलर चेंज नहीं रुकेगा, सिर्फ ये कि गिरेगा नहीं। सिर्फ ये है कि गिरेगा नहीं, लेकिन जब वो कुदरती टाइम आएगा उसके ग्रे होने का तो वो ग्रे हो जाएगा। सही। लेकिन ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि उसको ग्रे होने से रोक दिया जाए। सही। अच्छा, बात हो रही थी इसकी कॉस्ट के ऊपर। अच्छा देखें, जाहिर सॉरी, एक मुझे इशारा है कि कॉलर और है लाइन पे, पहले सवाल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, कहाँ से फोन कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? आमिर बात कर रहा हूँ अटक से। जी आमिर साहब, क्या सवाल क्या है? डॉक्टर साहब से ये मशवरा लेना है जी, ये बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? बाल सफेद होना ज्यादातर जो है वो मौरूसी होता है। हर फैमिली में एक ट्रेंड है कि किस एज में बाल सफेद होंगे और किस में नहीं होंगे। हालांकि ये बहुत सारी और चीज़ें भी बाल जल्दी सफ़ेद कर सकती हैं, जैसे स्ट्रेस फैक्टर है या क्रॉनिक या कोई लंबी बीमारी है, लंबी मुद्दत की बीमारी है। लेकिन एज सच कोई एक ख़ास वजह नहीं है जिसको कि कहा जाए कि अगर इस चीज़ को आप अवॉइड कर लें तो आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। यानी सिंपली ये है कि इसके सफ़ेद होने की वजह साइंटिफिकली मालूम नहीं है किसी को। सही। और घबराहट से, टेंशन से, फिक्र से भी हो जाते हैं, अक्सर दवाओं से हो जाते हैं, मंशियात से वगैरह वगैरह। अच्छा, आपने कहा कि ये इट्स द हाईएस्ट ट्रांसप्लांट ऑफ एनी मतलब स्ट्रक्चर इज हेयर ट्रांसप्लांट। इस पे एक दो सवाल मेरे आपसे हैं, लेकिन एक कॉलर और है लाइन पे, उनका सवाल पहले ले लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहाँ से फोन कर रहे हैं? और जी मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज है। जी परवेज साहब, क्या सवाल है आपका? भाई सवाल ये है कि जो है बाल इस सिलसिले में बताइए कि मेरे जो बाल जो है ना वो धीरे धीरे सारे वो कहलाता है बाल खोरा, जिसमें बाल जो है वो ऑटोमेटिकली सारे बाल निकल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म के बाल निकल जाते हैं। भावों के बाल भी निकल गए और सर के भी बाल निकल रहे हैं थोड़े थोड़े हिस्से। तो मैं ये चाहता हूँ क्या ऐसी सूरत में भी डॉक्टर को पता चलना है कि ये ट्रांसप्लांट हो जाएगा ऐसे मरीजों को? जी डॉक्टर साहब, इसको बाल खोरे को जैसे उसमें एलोपीजिया कहते हैं, जो कि कई किस्मों का होता है। लेकिन एलोपीजिया के अंदर जो आपके बाल गिरने की वजह ये होती है कि आपके जो जिस्म का दिफाई सिस्टम है वो आपके बालों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। तो अगर उस दौरान में जबकि ये चीज़ एक्टिव है, आप कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो वो बाल भी गिर जाएगा। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि दवाई से या ख़ुद एक वक्त के बाद ये एलोपीजिया अगर टोटैलिस नहीं है, एरिएटा है जिसमें कि पैचेस बालों के निकलते हैं, तो एक स्टेज के बाद या एक इलाज के बाद ये रुक जाता है। और जब ये रुक जाए और 2 साल गुजर जाएं तकरीबन और ये यकीन हो जाए कि अब ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बालों के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, तब उसके बाद ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। उससे पहले अगर कराएंगे तो वो बाल भी गिर जाएंगे, फ़ायदेमंद नहीं होगा ये। डॉक्टर साहब, सवाल तो हमारे बहुत हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे हमको जाना है,
तो ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दोबारा आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।